गई मान्या? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके आ गई? तुम पढ़ने गई थी ना अच्छी यूनिवर्सिटी में? हाँ ही दिशा दीदी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आ गई। मैं और कुछ बातें बताना चाहती हूँ आपको वहाँ की। हाँ, चलो हम कहीं बैठते हैं और बात करते हैं। मुझे ढेर सारी बातें करनी है तुम्हारे साथ। हाँ, अब हम बात करते हैं। तुम जहाँ गई थी ना, वो एक बहुत विकसित देश है और वहाँ तो तुम्हें बहुत आराम मिला होगा और बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। हाँ, हुआ तो कुछ ऐसा ही है, परंतु फिर भी मैं आपको बताऊँ, जितना ज़्यादा विकसित देश होता है ना, उतने ज़्यादा वहाँ पे समस्याएं भी होती है। वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा संसाधनों का जो प्रयोग हो रहा है वो वहाँ पे हो रहा है, और फिजूल खर्ची के रूप में हो रहा है वो भी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने भी सुना है कि हमारे देश में तो हर चीज़ को बहुत ही समझदारी से प्रयोग में लाया जाता है। हम तो प्रकृति को भी अपनी माँ मानते हैं और पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं और पक्षियों की, पशुओं की, सबकी रखवाली करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। परंतु विदेशों में इस तरह से नहीं होता है। हाँ दीदी, मैं बताऊँ आपको, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया जाता है। इस कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा छुपा हुआ प्रदूषण है। उसे कहा जा सकता है कि रासायनिक प्रदूषण है, केमिकल प्रदूषण है, और दूसरे साधनों द्वारा प्रदूषण है। जितनी सुविधा है उतनी ही ज़्यादा खतरे भी हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारा देश भारत में तो खेती भी हल से की जाती है, जिससे कि आवश्यकता होती है उतनी ही खुदाई होती है और केंचुओं को आसानी से ज़मीन को पोला करने का अवसर मिल जाता है और उससे फसल भी बहुत अच्छी होती है। और साथ में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी हमारे यहाँ बहुत कम किया जाता है, जिससे कि हमारी फसलें विषाक्त होने से बच जाती है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही है। हमारे भारत में तो भारतीय कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है, जो उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। हाँ ईशान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और यह अत्यधिक दोहन और उर्वरा शक्ति को, जमीन की उर्वरा शक्ति को कम कर देने के कारण प्रकृति विनाशक रूप धारण कर लेती है और फिर कभी बाढ़, कभी ज्वालामुखी और कभी भूकंप के रूप में प्रकट होती है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कक्षा 11 के पाठ धारा धरा और पर्यावरण में पढ़ा है कि हमारे भारतीय चिंतन में यही कहा गया है कि प्रकृति के संसाधनों का सीमित पर प्रयोग करना चाहिए, और हमारे पूर्वज भी कह गए हैं, त्याग पूर्वक भोग करो। और आपको ध्यान है, अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है कि माता के समान प्रकृति को माना गया है, इसलिए उसका शोषण नहीं करना चाहिए। हाँ दीदी, और मैं आपको बताऊं, हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक जो हुए थे, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने भी कहा है कि प्रकृति ही नहीं बल्कि धातु व पत्थर आदि में भी जान होती है, वो भी सजीव के समान होते हैं। हाँ, और ये विकसित देश जो हैं वो अपने जंगलों को भी काट देते हैं और इसीलिए संतुलन बिगड़ जाता है। जबकि एक राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए 33% जंगल आवश्यक होते हैं। हाँ दीदी, और हमारे भारत में भी अब तो 11% ही जंगल शेष रहे हैं। हाँ दीदी, एक बहुत बड़े लेखक सुदर्शन जी ने, जिन्होंने अपने पाठ धरा और पर्यावरण में इसी बात को उठाया है कि हमें भारतीय दर्शन को समझना चाहिए। भारतीय दर्शन में जिस तरह प्रकृति को सम्मान दिया गया है, पूज्य माना गया है, अगर विश्व उस सारी बातों को मानते हुए चलेंगे तो ही वो संतुलन बना के रख सकते हैं। दीदी को कुछ काम आ गया इसलिए वो चली गई। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि हमारे पाठ धरा और पर्यावरण जिसके लेखक सुदर्शन जी है, उन्होंने यही बताया है कि भारतीय दर्शन को विश्व को समझना होगा, तभी उसी के अनुसार वो प्रकृति के साथ व्यवहार कर सकेंगे, प्रकृति को पूज्य मान सकेंगे और असीमित दोहन से बच सकेंगे, और तभी हम संतुलन बना के चल सकेंगे और हम पृथ्वी की रक्षा कर सकेंगे। हाँ ईशान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी यही देखा है। विदेश में
विकसित देशों में जहाँ भी मैं गई वहाँ सब जगह यही सीखने को मिला है कि हमें अपने संसाधनों का सीमित प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे कोई से भी हो। हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना होगा और साथ ही एक संतोष की भावना अपने मन में रखनी होगी। हर चीज़ के पीछे, भौतिक संसाधनों के पीछे भागने की बजाय कुछ आध्यात्म के पीछे, अपनी आत्मा की शुद्धि के पीछे लगना पड़ेगा। हाँ मान्या, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम दोनों बहुत ही सही बातें कह रहे हो। हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और हमें ध्यान रख के ही अपने इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना होगा। अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छे विषय पे चर्चा चल रही है आप सबकी। मैंने भी ये सारी बातें सुनी है आप लोगों की। हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी आत्मा की शुद्धि ही सबसे पहला तत्व है और बाद में ये सारी चीज़ें, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और अपने चेहरे पे क्रीम से नहीं बल्कि अंदरूनी शुद्धि से चमक ला सकेंगे। जैसे कि एक बर्तन को बाहर से मांजने की बजाय अंदर से ज़्यादा साफ़ किया जाता है, उसी तरह हमें भी अपनी शरीर को बाहर से चमकाने की बजाय अंदर से साफ़ करना होगा। हाँ, आज जिस विषय पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं ना, पर्यावरण पर के संतुलन पर, उसी की बात बहुत ज़रूरी है और उसी को समझने के लिए हमें आत्मा को, अपने शरीर को और इस पर्यावरण के संबंध को समझना होगा। हाँ, हाँ मैं भी माँ, इस हाँ, बात को मुझे भी समझ बहुत गया अच्छा हूँ लगा और ये। मैं अपने कक्षा के दोस्तों को भी ये बातें समझाऊंगा। आज आपने ये सारा वार्तालाप सुना, आप समझ गए होंगे कि भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य जो है वो कितना महत्वपूर्ण विचारधारा को लिए हुए है और वो इस विश्व को पर्यावरण संबंधी कितनी ही विशेष जानकारियाँ दे सकता है, जिससे कि हम उसी तरह से अगर अपने व्यवहार को रखेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो समस्याओं से बच सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।